हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। क्यारा वेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है, इससे पहले कि जो क्लासों में हमने गाय की नस्लों को लेके गाय को लेके हमने टिप्पणी की थी कि गाय की जो नस्लें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, गाय की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उस पर हमने डिस्कस किया था। चलिए, आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैफेलो को लेके या भैंस को लेके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो किस पर रहने वाला है? बैफेलो या भैंस में। देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा था कि गायें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो देसी होती है, दूसरी कौन सी होती है? विदेशी। उसी प्रकार से आज हम भैंस को देखने वाले हैं कि भैंस की भी कितनी प्रजाति होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अफ्रीकन भैंस। कौन सी होती है? अफ्रीकन। और दूसरी कौन सी होती है? एशियाई भैंसे। ठीक है, तो ये भैंसों के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सी होती है? अफ्रीकन भैंसे होती है, दूसरी कौन सी होती है? एशियाई भैंसे होती है। अफ्रीकन भैंसे हमारे रिलेटेड में नहीं आती, हम किस में पढ़ेंगे? केवल एशियाई भैंसों में। एशियाई भैंसे भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है हम बात करते हैं। एक तो उसमें कौन कौन सी आएंगी? एक तो आएंगी पालतू, और दूसरी कौन सी आती हैं? जंगली भैंसे। कौन सी आती हैं? जंगली भैंसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एशियाई भैंसे भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो कौन सी होती है? पालतू भैंसे आती है, दूसरी कौन सी आती है? जंगली भैंसे। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में कौन सी भैंसों का अध्ययन दिया गया है? पालतू जो भैंसे होते हैं, जो डोमेस्टिक जो भैंसे, हमें केवल उनका अध्ययन करना है। तो पालतू भैंसे भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसमें हम बात करेंगे, एक तो कौन सी होती है? रिवर। रिवर बैफलो। और दूसरी कौन सी होती है? स्वैम्प बैफलो। ठीक है, तो जो पालतू भैंसों की हम बात करें, कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो रिवर बैफेलो होती है, दूसरी कौन सी होती है? स्वैम्प बैफेलो होती है। ठीक है, तो ये था भैंसों का जो डिवीजन था, किस प्रकार से बैफेलो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो अफ्रीकन भैंसे, दूसरी कौन सी होती है? एशियाई भैंसे होती है। हमें एशियाई भैंसों में देखना है कि कौन कौन सी आती है? पालतू भैंसे, और दूसरी कौन सी? जंगली भैंसे। पालतू का मतलब जो इंसान के लिए लाभदायक होती है, जिनको पाली जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं पालतू भैंसे भी कौन कौन सी आती है? एक तो रिवर बैफेलो, और दूसरी कौन सी आती है? स्वैम्प बैफेलो। हमारे कोर्स से रिलेटेड अध्ययन करने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? पालतू भैंसों का करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पालतू भैंसे कौन कौन सी। पालतू भैंसे, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर एक हमने कहा रिवर बैफेलो। रिवर बैफेलो, और दूसरा कौन सा है अभी? स्वैम्प बैफेलो। कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो रिवर बैफेलो, दूसरी कौन सी होती है? स्वैम्प बैफेलो। रिवर बैफेलो को क्या कहा जाता है भाई? इन्हें जलीय भैंसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें जलीय भी कहा जाता है, नदीय क्षेत्र वाली भैंसे भी कहा जाता है। नदी क्षेत्र वाली भैंसे। ठीक है, इसके अलावा स्वैम्प की हम बात करते हैं। स्वैम्प को मतलब क्या होता है इनका? कीचड़ या दलदली क्षेत्र वाली कौन सी होती है? दलदली क्षेत्र वाली भैंसे। अब देखिए, सबसे पहले रिवर बैफेलो को देखते हैं। रिवर बैफेलो कौन सी होती है? या जलीय भैंसे। कि जलीय भैंसे कौन सी होती है? जो जल में तैरना पसंद करती हैं। उन भैंसों को किस में शामिल किया गया है? जलीय भैंसों में। भैया, जल में क्यों तैरना पसंद करती है? और भैंसों का जल में तैरना क्या कहलाता है? वेलोविंग कहलाता है। भैंसों का जल में तैरना वेलोविंग कहलाता है। अब जो जलीय भैंसे होती हैं, इनका जो कलर होता है कैसा होता है? गहरा काला होता है। जब अधिक मात्रा में जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के प्रति क्या होती है? असहनशील होती है।
जिसके कारण अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए ये पानी में तैरना पसंद करती हैं। इसलिए इस प्रकार की भैंसों को क्या कहा जाता है, जलीय भैंसें कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो जलीय भैंसें होती है ये कहां पर पाई जाती हैं। इनकी हम बात करें तो ये कहां पाई जाती है, भारत के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, भारत के अंदर पाई जाती है। इसलिए इन्हें भारतीय भैंसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय भैंसे। ठीक है, भारत में पाए जाने के कारण से क्या कहा जाता है, भारतीय भैंसे भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बात करें कि भारत के अलावा भी ये जो भैंसे हैं कहां पर पाई जाती हैं, इनकी भी हम बात करें। इसके अलावा ये चाइना में या पाकिस्तान, कहां पाई जाती हैं, पाकिस्तान। भारत के अलावा चाइना और पाकिस्तान में भी इस प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे रिवर बैफेलो की, जलीय नदी क्षेत्र वाली बैफेलो की, ये कहां पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। भारत के अलावा चाइना और पाकिस्तान में भी इस प्रकार की भैंसें दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्वैम्प बैफेलो। स्वैम्प का मतलब ही क्या होता है, कीचड़ होता है, यानी कि ऐसी भैंसें जो कहां पर कीचड़ वाले क्षेत्र में या दलदली वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने भारत में नहीं पाई जाती हैं, अन्य प्रदेशों में पाई जाती है। कौन कौन से प्रदेशों में ये पाई जाती है उनकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पाई जाती है मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस और म्यांमार इत्यादि जैसे स्थानों पर इस प्रकार की जो भैंसें हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, बात कर रहे थे जो रिवर बैफेलो होती हैं, जो वजन में कैसे होती हैं, भारी होती हैं, गर्मी के प्रति क्या होती हैं, असहनशील होती हैं। जबकि जो स्वैम्प बैफेलो है ये कैसी होती हैं, हल्की नस्ल वाली भैंसें होती हैं, जो गर्मी के प्रति क्या होती हैं, ये सहनशील होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इनका जो क्रोमोसोम, इनके जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों का जो अंतर, कि 2016 कॉम्पिटिशन एग्जाम जब एलएसए का हुआ था वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर बैफेलो और स्वैम्प बैफेलो में जो अंतर होता है वो किसको लेके होता है। तो किसको लेके होता है, वो गुणसूत्रों की संख्या को लेके होता है, क्योंकि इनके गुणसूत्रों की संख्या में अंतर पाया जाता है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर बात करेंगे इनके क्रोमोसोम नंबर की। तो एक साइड में हम लिखते हैं कौन सी, रिवर बैफेलो, रिवर बैफेलो, और दूसरी साइड में हमने लिखा है स्वैम्प, स्वैम्प बैफेलो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिवर बैफेलो की जो जलीय भैंसें होती हैं। इनका सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजिकल नेम, यानी कि इनका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इन्हें किन नामों से जाना जाता है। जैसे ही भैंस होती है जिसको हम भैंस के नाम से बोलते हैं, इसके अलावा जूलॉजिकल नेम में से किस नाम से जाना जाएगा, इन्हें कहा जाता है बुबेलस बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस। किस नाम से जाना जाता है रिवर बैफेलो को, इन्हें बुबेलस बुबेलिस के नाम से जाना जाता है। यदि हमें इसको याद करना है तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फील्ड में यदि आपको कहीं भी आपको भैंस नजर आती है तो आप उसको भैंस मत कीजिए, क्या बोलोगे, ये क्या है, बुबेलस बुबेलिस। क्या है, बुबेलस बुबेलिस। इसके अलावा देखते हैं कि स्वैम्प बैफेलो का जूलॉजिकल नेम क्या होगा भाई, इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस। इसे क्या है, किस नाम से जाना जाता है स्वैम्प बैफेलो को, बुबेलस बुबेलिस कार्बेंसिस के नाम से जाना जाता है। ये क्या हो गया इनके जूलॉजिकल नेम, किसका है, रिवर बैफेलो का, और दूसरा कौन सा है, स्वैम्प बैफेलो का। अब बात करते हैं इनके क्रोमोसोम नंबर की। गुणसूत्र संख्या देखिए, सबसे पहले रिवर बैफेलो की हम बात करते हैं। तो रिवर बैफेलो में जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई, 50 होती है। यानी कि जलीय जो भैंसें होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। जबकि स्वैम्प बैफेलो में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। कितनी होती है, 48 होती है। यानी हम कहेंगे 2n बराबर 48 और यहां पर 2n बराबर 50 होते हैं। तो ये क्रोमोसोम की संख्या में इन दोनों में स्पेसिफिक अंतर पाया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन भी इसमें से पूछा गया है। ठीक है, इनकी क्रोमोसोम को लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जो फैमिली होती है, इनका जो कुल होता है,
जो गाय भैंसों का जो कुल, इससे पहले हमने जब गाय की जब डिस्कस कर रहे थे उस पर भी हमने डिस्कस किया था कि जो गाय भैंसों का जो कुल होता है वो फैमिली जो होती है वो क्या कहलाती है, बोविडी कहलाती है। क्या कहलाती है, बोविडी। यानी कि जो फैमिली का जो कुल होता है वो किस कुल से बिलोंग करते हैं, बोविडी कुल से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी फैमिली होगी। तो हमने बात की जो रिवर बफेलो और स्वयं बफेलो, इनका जो जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बोबिलस, इसको बोबिलिस कहा जाता है, जबकि स्वयं बफेलो को बोबिलस बोबिलिस कार्बेंसिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने देखा इसमें गुणसूत्रों की संख्या में इनमें अंतर होता है कि जो रिवर बफेलो होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है, और स्वयं बफेलो में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 होती है। इसके अलावा इनके कुल की हम बात करते हैं, कुल क्या होता है इनका, बोविडी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भैंसों का जो समूह होता है, इनका जो समूह होता है, जो गाय भैंसें होती हैं ज्यादातर किस में रहना पसंद करती हैं, समूह में रहना पसंद करती हैं, और इनके समूह को हम क्या कहेंगे, झुंड या हर्ड कहेंगे, झुंड या हर्ड। क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था गाय के अंदर जो समूह पढ़ रहे थे, गाय का जो समूह होता है क्या कहलाता है, झुंड कहलाता है या हर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनकी बेसिक बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो व्यस्क नर को क्या कहेंगे, भैंस के नर कि व्यस्क नर की हम बात आती है कि व्यस्क नर को हम क्या कहेंगे, व्यस्क जो मादा है, व्यस्क मादा, इसको हम क्या कहेंगे, जिस प्रकार से हमने गाय में क्या बोला था अभी, जो व्यस्क नर होता है उसे बुल कहा जाता है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सांड बोलते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, बैफेलो बुल, बैफेलो बुल। ठीक है, इसी प्रकार से जो व्यस्क मादा होगी, व्यस्क मादा को हम क्या कहेंगे, बैफेलो, या हम कहेंगे इसको भैंस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, भैंसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी व्यस्क नर की और व्यस्क मादा की, कि व्यस्क नर को हम क्या कहेंगे और व्यस्क मादा को हम क्या कहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो युवा नर होगा, युवा नर और युवा मादा, युवा नर और युवा मादा। तो युवा नर को हम क्या कहेंगे, बैफेलो काफ, बैफेलो काफ, क्योंकि काफ किसको कहा, किसके लिए यूज किया जाता है, बच्चे के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम युवा मादा की हम बात करें, हम क्या कहेंगे, हीफर, हीफर काफ, क्योंकि हीफर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मादा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो युवा नर को हम क्या कहेंगे, बैफेलो काफ, और युवा मादा को हम क्या कहेंगे, हीफर काफ कहेंगे। और जो भैंस का जो बच्चा होता है, बच्चे को हम क्या कहते हैं, काफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे को काफ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, इनके समूह की। व्यस्क नर को हम क्या कहेंगे, व्यस्क मादा को हम क्या कहेंगे, युवा नर को हम क्या कहेंगे, और युवा मादा को, और बच्चे को किस नाम से जाना जाता है, भैंस में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें कि जो भैंस में मैटिंग करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैंस में संभोग की क्रिया, या हम कहें समागम की क्रिया, या इसके अलावा हम कहें मैथुन की क्रिया। ठीक है, कि भैंस में संभोग की क्रिया या समागम की क्रिया या मैटिंग की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। ठीक है, क्योंकि गाय में भी जो मैटिंग की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। चलिए इसको थोड़ा सा वापस से नीचे की तरफ लिख देता हूं, दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। भैंस में संभोग की क्रिया या समागम की क्रिया या मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्विंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि भैंस के ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है। भैंस के
ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है? भैंस की ब्याने की क्रिया भी काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। ये तो बात किसकी हो गई कि भैंस में संभोग की क्रिया या मैथुन की क्रिया या समागम की जो क्रिया है वो तो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। और गाय के अंदर भी सर्विंग ही कहलाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट नहीं है। भैंस में ब्याने की जो क्रिया है और गाय में जो ब्याने की क्रिया वो भी समान होती है। कौन सी कहलाती है? काविंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड। नेक्स्ट आता है गर्भकाल अवधि। गर्भकाल अवधि देखिए दोस्तों, गर्भकाल अवधि क्या होती है इसकी हम बात करें कि गर्भकाल की गर्भधारण से लेकर, सबसे पहले गर्भकाल अवधि की हम बात कर रहे हैं कि गर्भधारण से लेकर और प्रसव तक के बीच का जो समय होता है क्या कहलाता है? गर्भकाल का समय कहलाता है। गर्भकाल की अवधि कहलाती है। जो भैंस के अंदर कितने दिन की होती है, इससे पहले हमने गाय में बात की थी, तो गाय के अंदर कितने दिन की होती है? 280 से 285 दिन के, मतलब लगभग क्राइटेरिया लिया था। लेकिन यहाँ पर जो भैंस की बात करें तो भैंस में जो गर्भकाल की जो अवधि होती है कितने दिन की होती है? 310 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 310 दिन की होती है। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी गर्भकाल अवधि, यानी गर्भधारण से लेके प्रसव तक का जो समय होता है उसकी जो अवधि होती है, उसका जो समय होता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल अवधि कहलाती है। जो कितने दिन की होती है भैंस के अंदर? 310 दिन की होती है। यदि मंथ में अगर माह की हम बात करें तो माह में कितनी होती है? 10 माह 10 दिन की होती है। 10 माह 10 दिन की होती है। ठीक है, ये तो बात किसकी होगी? गर्भकाल अवधि की। इसके अलावा हम देखते हैं कि भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कि भैंस का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, यदि सेंटीग्रेड में यदि पूछ लिया जाता है, यदि फारेनहाइट में पूछ लिया जाता है, तो दोनों को ही हम देखें। यदि सेंटीग्रेड में हम बात करें तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो कितना होता है? 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि फारेनहाइट की हम बात करें तो फारेनहाइट में कितना होता है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट भैंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं पशु की जो रेस्पिरेटरी जो रेट होती है। ठीक है, श्वसन दर। ठीक है, श्वसन दर क्या होती है? यानी कि पशु के द्वारा एक बार में, या हमने क्या है 1 मिनट के अंदर ली जाने वाली जो श्वसन की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है। जिसमें हम बात करेंगे जो प्रति मिनट जो पशु की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 16 बार। कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 12 से 16 बार प्रति मिनट रेस्पिरेटरी रेट होती है, श्वसन दर की क्रिया होती है। अब श्वसन दर को किस प्रकार से हम देखें, किस प्रकार से मापें कि जो 12 से 16 बार प्रति मिनट पशु श्वसन दर की क्रिया कर रहे हैं? तो देखिए, इसको करने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हो कि किस प्रकार से श्वसन दर को मापा जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पशु के पास में नजदीक जाना है, उसके नाक के सामने आपको हाथ लगाना है। तो जैसे ही वो श्वासन की जो क्रिया दो तरीके से करता है, एक बार तो क्या करेगा, इन करेगा, श्वासन की जो श्वास की जो क्रिया होगी अंदर की तरफ लेता है, और एक बार क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ, बाहर की तरफ करता है। तो हमें क्या करना है, केवल इन और आउट दोनों को काउंट नहीं करना है, केवल एक को काउंट करना है। यदि या तो आप इनको काउंट कर लो या फिर आप आउट को काउंट कर लो। इसी प्रकार से 1 मिनट के अंदर जितनी बार पशु श्वसन की क्रिया को बाहर की तरफ छोड़ रहा है वही क्या कहलाती है, इसकी श्वसन दर की क्रिया कहलाती है। 1 मिनट में ले गई तो कितनी होती है 1 मिनट में? 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं पल्स रेट, या में से कहेंगे नाड़ी दर। ठीक है, कहते हैं नाड़ी दर की हम बात करते हैं, पल्स रेट की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी कभी हम बीमार होते थे तो जब भी डॉक्टर कभी क्या करता था, पल्स रेट चेक किया करता था। किस प्रकार से नाड़ी दर मापता था? अभी वो हमारे जो हाथ की जो कलाई होती थी उस पर चेक किया करता था। कि पहले तो हम भी सोचा करते थे कि हाथ को क्या कर रहा है, बुखार हुआ है तो गर्म या ठंडा होने के कारण इस प्रकार से वो चेक करता नहीं, वो क्या करता था, भाई पल्स दर की जो रेट है वो किस प्रकार से चल रही है, तेज गति से तो नहीं चल रही है, धीमी गति से तो नहीं चल रही, इस प्रकार से हाथ को पकड़ कर महसूस किया करता था। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि यहाँ पर क्या नाड़ी दर को मापा जाता है, यहाँ पर जो आर्टरी जो नस होती है उससे के माध्यम से नाड़ी दर को मापा जाता है,
प्रति मिनट इसका जो नाड़ी दर आ रहा है वो कितना आ रहा है। लेकिन पशुओं की हम बात करें, पशुओं में जो पल्स रेट होगी, जो नाड़ी दर होगी, वो कहां से ली जाती है, पशुओं में पूंछ से ली जाती है। और पूंछ में भी कहां से ली जाती है, उसकी जो कोक्सीजल जो आर्टरी होती है, कौन सी, कोक्सीजल आर्टरी। और यानी कि हम कहें कि प्रति मिनट कितना होता है नाड़ी दर, भैंस की हम बात करें कितनी होती है, 45 से 50 बार, 45 से 50 बार प्रति मिनट होता है। और यदि इसको हमें नाड़ी दर को मापने के हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए टेल है, ये क्या है, पूंछ वाला हिस्सा है। जैसे यहाँ पर जो बाइसेप्स होती है, यहाँ पर एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी को हम क्या कहेंगे, कोक्सीजल आर्टरी, जो कहां पाई जाती है, पूंछ के अंदर पाई जाती है, जिस पर पकड़ करके क्या महसूस करके क्या किया जाता है भाई, पल्स दर को मापा जाता है। जो पशु में कितनी होती है प्रति मिनट, 45 से 50 बार प्रति मिनट होती है, क्या होती है, पल्स रेट या नाड़ी दर होती है। ठीक है, इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैंस का दूध का रंग, दूध का रंग, कि भैंस का जो दूध का रंग होता है वो कैसा होता है भाई, सफेद होता है। हमने इससे पहले गाय के दूध की हमने बात की थी कि गाय के जो दूध का रंग होता है वो कैसा होता है भाई, हल्का पीला होता है। तो गाय के दूध की हमने बात की थी, गाय का जो दूध होता है हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है भाई, केराटिन के कारण होता है। जो पिगमेंट होता है केराटिन नामक, उसके कारण क्या होता है, भैंस के जो दूध का रंग है हल्का पीलापन दिखाई देता है। लेकिन भैंस के दूध की हम बात करते हैं कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। और ये सफेद किस कारण की वजह से होता है, एक प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा होता है भैंस में, कैसीन प्रोटीन के कारण। किस प्रोटीन के कारण, कैसीन प्रोटीन के कारण भैंस के जो दूध का रंग आता है कैसा होता है, सफेद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बात किससे होगी, दूध के रंग की। भैंस का जो दूध का रंग होता है कैसा होता है, सफेद होता है। और गाय के दूध का रंग जो कैसा होता है, हल्का पीलापन होता है। तो हल्का पीलापन किसकी वजह से होता है, केराटिन के कारण होता है। और सफेद रंग जो भैंस का होता है वो किस कारण होता है, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन के कारण भैंस के दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं कि भैंस के दूध में जो वसा के लगभग जो क्राइटेरिया होते हैं कि गाय में वसा का प्रतिशत कितना होता है, कि लगभग विदेशी नस्ल की जो गाय है उसमें कितना होता है, देसी में कितना होता है। और एक भैंस का भी हम एक लगभग क्राइटेरिया लेते हैं कि भैंस में भी लगभग दूध में औसत वसा का जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हमने गाय का देखा था, इससे पहले की जो नेक्स्ट जो क्लासें हुई थी पहले, उसमें हमने देखा था कि गाय की जो देसी नस्लें होती हैं देसी, और दूसरी हमने कौन सी ली थी, विदेशी। वसा प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, वसा जो प्रतिशत होता है कि देसी में तो कितना था और विदेशी में कितना होता है। तो हमने कहा था 4.7%, 4.7% लगभग हमने क्राइटेरिया। देसी नस्लों में तो दूध में जो फैट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 4.7% होता है। जबकि विदेशी नस्लों के दूध का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 3.5% दूध में क्या पाई जाती है, उसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं भैंस के दूध में। भैंस के दूध में जो वसा का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, लगभग हम बात करते हैं कि 7.5% होता है। कितना होता है, 7.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो किसका क्राइटेरिया होगा, दूध में पाई जाने वाली वसा की मात्रा का, कि कितने प्रतिशत दूध में वसा की मात्रा उसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यूबर्टी या यौन अवस्था। इसके अलावा हम देखेंगे एस्ट्रस साइकिल, जैसे हम कहेंगे मध चक्र। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे एस्ट्रस पीरियड, या इसे हम कहेंगे मध्यकाल। चलिए तीनों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है, यौन अवस्था क्या होती है। इससे पहले की क्लास में भी हमने पढ़ा था कि यौन अवस्था क्या होती है, कि यौन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें नर पशु से शुक्राणु
और मादा से अंडाणु का क्या होने लग जाता है, निर्माण होने या निर्माण होना आरंभ हो जाता है। या हमें नर व मादा के प्रजननांग जो होते हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, यौवन अवस्था कहलाती है। जैसे हमने गाय में हमने बात की थी कि उसकी जो यौवनावस्था का जो आरंभ था वो कितने माह पे हो रहा था, 24 से 30 माह पे। लेकिन अब बात कर रहे हैं भैंस की, तो भैंस में जो यौवनावस्था होती है वो कितने माह की होती हुई, 28 से 30 माह। कितनी होती है, 28 से 30 माह इनकी जो प्यूबर्टी एज होती है, कितनी होती है, 28 से 30 माह। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेस साइकिल क्या होता है, मध्य चक्र क्या होता है और मध्यकाल क्या होता है। मध्य चक्र को हम बात देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यकाल क्या होता है। देखिए मध्यकाल पशु की एक ऐसी अवस्था होती है, पशु की कौन सा, मादा पशु की एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था के दौरान वो नर पशु के साथ में संभोग करने की इच्छा को क्या करता है, प्रकट करता है। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, मध्यकाल अवस्था कहलाती है। जो भैंस के अंदर कितने घंटे की होती है, तो बात करते हैं 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है भैंस में, 24 घंटे की होती है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, मध्यकाल अवस्था कहलाती है, जो कितने घंटे की होती है भैंस में, 24 घंटे की होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मध्य चक्र क्या होगा, दो मध्यकाल के जो बीच की दूरी है, या हम कहें एक मध्यकाल से दूसरे मध्यकाल की जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मध्य चक्र कहलाती है। और जो भैंस के अंदर कितने दिन की होती है, 21 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 21 दिन की होती है। तो ये तो बात किसकी हो गई, यौवनावस्था, एस्ट्रस साइकिल और मध्यकाल। ये तीनों अवस्थाएं हैं कि प्यूबर्टी जो होती है भैंस में कितने माह की आरंभ होती है, 28 से 30 माह पे। एस्ट्रस जो साइकिल होती है कितने दिन की होती है, 21 दिन का होता है। और एस्ट्रस जो पीरियड, जो मध्यकाल की जो अवस्था होती है वो कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाय भैंस का पानी में तैरना। गाय भैंस का पानी में तैरना क्या कहलाता है, वेलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलोविंग कहलाता है। ठीक है, गाय भैंस का पानी में तैरना वेलोविंग कहलाता है। जबकि गाय भैंस का आवाज करना या हम कहें रंभाना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। देखिए सिंपल सा डब्लू का यहाँ पे फर्क आ रहा है। गाय भैंस का पानी में तैरना, डब्लू से हम वाटर से ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पानी में तैरना क्या कहलाता है, बेलोविंग कहलाता है। और जो कौन सी नस्लें तैरती हुई, जो कौन सी नस्लें तैरती गाय भैंस में पानी में तैरने वाली, जो कीचड़ में नहीं होती हैं वो नस्लें नहीं तैरती। जबकि कौन सी तैरती है भाई, जो पानी नदी जो क्षेत्र वाली जो भैंसें जो पानी में तैरना पसंद करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं गाय भैंस का जो आवाज करना है, रंभाना क्या कहलाता है, बेलोविंग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इससे अलावा हमने क्या पढ़ा था, तो सारी क्या होगी कि भैंस को लेके बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि बेसिक जो टर्म्स थे वो सारी शब्दावली थी, उनको हमने डिटेल से अध्ययन किया है। इसके अलावा देखते हैं कि जो भैंस की जो नस्लें कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है, उन पर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले भैंस की नस्लों से। तो आज के इस डिस्कस में हम कौन कौन सी भैंस की नस्लें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मुर्रा नस्ल, कि भैंस की कौन सी नस्ल पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मुर्रा। और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नीली रावी। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जाफराबादी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेंसारा। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं सूरती और नेक्स्ट आएगी बदावती। ठीक है, इन सभी नस्लों को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं कौन सी नस्ल आती है, मुर्रा नस्ल। तो देखिए सबसे पहले हम मुर्रा नस्ल पर कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं।
देखिए जब भी नस्ल होती है तो उससे कहा सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ता है, अभी इसका जो उद्भव देखना पड़ता है, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है ये कहां से, जो मुर्रा नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से, इसका जो उद्भव काल है वो कहां से। तो सबसे पहले हम मुर्रा नस्ल को देखते हैं कि इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है, इसका जो ओरिजिन है वो कहां का है भाई, ओरिजिन, यानी कि जो मुर्रा नस्ल की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है, रोहतक, करनाल, ये कहां पड़ते हैं, हरियाणा में, रोहतक या हम कहीं करनाल, कहां पड़ते हैं, हरियाणा, यहां से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है इसकी मुर्रा नस्ल की। इसके अलावा इसका जो वितरण क्षेत्र होगा, वितरण क्षेत्र ये कहां कहां पर पाई जाती है, वितरण क्षेत्र की हम बात करते हैं कि वितरण क्षेत्र की जब बात आती है तो हरियाणा के समीप दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन क्षेत्रों में ये अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल की कुछ उपनाम होते हैं, किन किन नामों से इसको जाना जाता है मुर्रा नस्ल को, हम बात करते हैं। दिल्ली में पाए जाने के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली बफेलो भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दिल्ली बफेलो, इसे दिल्ली बफेलो के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे कुंडी भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे कुंडी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसे इसका रंग गहरा काला होने के कारण से काली के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से काली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात होगी मुर्रा नस्ल की। उत्पत्ति कहां से है, रोहतक, करनाल, हरियाणा से है। वितरण क्षेत्र कहां है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। उपनाम में दिल्ली बफेलो, कुंडी या काली के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल की विशेषताओं कि मुर्रा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुर्रा नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है, मुर्रा नस्ल के जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं, घुमावदार, ज्ञान की जलेबी नुमा, जलेबी नुमा या वलयकार होते हैं। वलयकार होते हैं, इसलिए इस नस्ल को कुंडी भी कहा जाता है। इसलिए इसे कुंडी भी कहा जाता है, इसलिए इसे कुंडी भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसकी सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं, जलेबी नुमा होते हैं, वलयकार होते हैं, इसी कारण से इसे कुंडी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल का जो रंग होता है, रंग कैसा होता है इसका भाई, गहरा काला होता है, गहरा काला, या हम कहें जेट ब्लैक कलर होता है। कैसा होता है, जेट ब्लैक कलर होता है, इसलिए इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये कि इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी, सींग घुमावदार, गहरा काला रंग, जेट ब्लैक, ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि इस नस्ल का जो, और इसके अलावा एक मुख्य इसकी विशेषता होती है कि जो मुर्रा नस्ल होती है, भैंस की नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल होती है। हम कह सकते हैं सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है, मुर्रा होती है, यानी कि, और इसी कारण से इसको व्यापारिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे अधिक दूध देने के कारण भी हम कहेंगे इसको व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है।
व्यापारिक दृष्टि से भी क्या है, श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। अब देखते हैं कि मुर्रा नस्ल का जो दूध में वसा की जो मात्रा है, दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, 6 से 7% दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन कि जो प्रति व्यात मुर्रा नस्ल का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है, वो कितना होता है, 2200 से 2500 लीटर। 2200 से 2500 लीटर प्रति व्यात क्या होता है, इसका दुग्ध उत्पादन होता है। तो ये थी चर्चा किस पर, मुर्रा नस्ल को लेके कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कहां से इसका उद्भव हुआ है, कहां पर इसका वितरण क्षेत्र है, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, और भैंस की नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, मुर्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नस्ल को लेके, कौन सी, नीली रावी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नीली रावी। नीली रावी भैंस की दूसरी नस्ल कौन सी है, नीली रावी। नीली रावी का जो उद्भव स्थल हम कहें, इसका जो उद्भव है या उद्गम हम कहें, कहां से माना गया है, फिरोजपुर पंजाब से। कहां से, फिरोजपुर पंजाब से इसका क्या माना गया है, उद्भव स्थल माना गया है। कहां का, नीली रावी। अब उपनाम में से क्या क्या कहा जाता है, उपनाम की हम बात करते हैं। उपनाम में से पंचभद्रा या पंचकल्याणी, पंचभद्रा व पंचकल्याणी के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए इसे पंचकल्याणी क्यों कहा जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके शरीर के 5 अंगों पर क्या होता है भाई, भैंस तो काले रंग की होती है लेकिन व्हाइट रंग के इस पर धब्बे पाए जाते हैं, 5 धब्बे पाए जाते हैं, इस कारण से इसे पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो नीली रावी की हम बात करें, इसका जो नीली रावी नाम कैसे पड़ा उस पर हम डिस्कस करें, क्योंकि नीली रावी नस्ल की जो भैंस है वो सतलज नदी के क्षेत्र पर पाए जाने के कारण, क्या सतलज नदी का जो क्षेत्र होता है वो नीले रंग का होता है, ऐसा नहीं है। सतलज नदी का पानी तो नीला नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर जो आसमान होता है, आसमान का कलर कैसा होता है भाई, नीला होता है, जो किसमें, पानी में चमकने के कारण, किस नाम से, क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसका नाम किस आधार पर रख दिया, नीली रावी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो विशेषता है कि नीली रावी की जो विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताओं की हम बात करते हैं। विशेषता देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो नीली रावी की विशेषताओं में कि सबसे अधिक दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो किस में होती है, और सबसे कम की हम बात करते हैं तो किस में होती है, नीली रावी। यानी कि दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है सबसे कम किस में होता है, नीली रावी में। हम कहेंगे दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत वाली भैंस कितना होता है, 4% दूध में वसा की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, विशेषता होगी। इसके अलावा हम कहें इसकी जो आंखें होती हैं बिल्ली जैसी होती हैं, आंखें बिल्ली जैसी होती हैं, आंखें बिल्ली जैसी होती है। देखिए आंखें कैसी होती हैं, बिल्ली जैसी होती है, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ सफेद रंग की एक वलय पाई जाती है, इसी कारण से इसकी आंखों की का वेल्ड आइज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्ड आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्ड आइज कहा जाता है। ठीक है, और ये भैंस की सबसे संकटग्रस्त प्रजाति है, कौन सी, नीली रावी। ठीक है, तो हमने देखा नीली रावी का उद्भव फिरोजपुर पंजाब से है। उपनाम में से पंचभद्रा या पंचकल्याणी भी कहा जाता है। विशेषताओं में दूध में सबसे कम वसा की मात्रा पाई जाती है, आंखें बिल्ली की जैसी होती हैं, जिसके कारण से वेल्ड आइज के नाम से जाना जाता है, और ये क्या है, भैंस की संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जाफराबादी।
नेक्स्ट भैंस की नस्ल आती है कौन सी? जाफराबादी। देखिए जाफराबादी नस्ल की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका जो ओरिजिन कहां से, ओरिजिन इसका जो उद्भव है वो कहां से हो? अभी जामनगर गुजरात से, जामनगर गुजरात, ठीक है। इसका उद्भव माना गया किसका? जाफराबादी। जाफराबादी का नाम भी थोड़ा सा भारीपन आ रहा है, तो भैंस की कैसी नस्ल है? सबसे भारी नस्ल है। इसको उपनाम में क्या क्या कहा जाता है? उपनाम की हम बात करें, किन नामों से जाना जाता है? इसे मिनी एलिफेंट भी कहा जाता है, मिनी एलिफेंट, या हम कहें छोटा हाथी, छोटा हाथी भी इसे कहा जाता है, या इसके अलावा इसे भावगिरी भी कहा जाता है। इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी और भावगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी नस्ल को? जाफराबादी को, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या होती? भैंस की सबसे भारी नस्ल, भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। भैंस की सबसे भारी नस्ल। इसकी जो आंखें होती हैं, और सबसे जैसे हल्की में बात करें तो सबसे हल्की कौन सी होती है? नागपुरी होती है। और सबसे भारी कौन सी है? जाफराबादी होती है, ठीक है। इसकी जो आंखें होती हैं, आंखें कैसे होती है? निद्रा जैसी स्थिति में होती है। तो नेक्स्ट विशेषता हम कहेंगे आंखें, आंखें निद्रा जैसी स्थिति में होती, आंखें निद्रा जैसी स्थिति में होती। आंखें कैसी होती हैं? निद्रा जैसी स्थिति में होती हैं। इसलिए अब से आई अपीयरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता होगी। भैंस की सबसे भारी नस्ल है, आंखें कैसी होती है? निद्रा जैसी स्थिति में होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसमें जो दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 9 से 10% दूध में वसा की मात्रा होती है। किसमें? जाफराबादी। 9 से 10% वसा की मात्रा, 9 से 10% वसा की मात्रा होती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? 1200 लीटर प्रति ब्याज इसका क्या होता है? दुग्ध उत्पादन होता है। तो ये था जाफराबादी, जो भैंस की सबसे भारी नस्ल है। और सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? नागपुरी है। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कहां पर इसका उद्भव है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेहसाना। नेक्स्ट आती है मेहसाना। देखिए, तो मेहसाना की जो उत्पत्ति है, सबसे पहले वो देखते हैं कि मेहसाना की उत्पत्ति कहां से है, ओरिजिन कहां का है। मेहसाना गुजरात। कहां से है? मेहसाना की उत्पत्ति कहां से? गुजरात से। इसकी एक विशेषता है द्विसंकर, द्विसंकर क्रॉस से बनी। किससे बनी है? द्विसंकर क्रॉस से बनी। यानी कि किस किस का संकरण करवाया जब मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई है? मुर्रा का जब क्रॉस सुरती के साथ करवाया, तो किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है? मेहसाना नस्ल की। किस नस्ल की उत्पत्ति हुई है? मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई,
ठीक है। द्विसंकर के क्रॉस है, ओरिजिन कहां से, मेहसाना गुजरात से है। मुर्रा और सुरती का जब क्रॉस करवाया तो कौन सी नस्ल की उत्पत्ति हुई है, मेहसाना नस्ल की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं इसकी जो मुख्य विशेषता आती है कि जो भैंस की नस्लों में जो सबसे लंबा जो दुग्धकाल होता है वो किसका होता है, मेहसाना का होता है। इसे भी हम नोट कर लेंगे विशेषताओं में कि सबसे लंबा दुग्धकाल, सबसे लंबा दुग्धकाल कितने दिन का होता है, 325 दिन का। यानी कि भैंस की नस्लों की हम बात करेंगे, भैंस की नस्लों में सबसे लंबा जो दुग्धकाल किसका होता है, मेहसाना का होता है। कितने दिन का होता है, 325 दिन का होता है। ठीक है। गाय की नस्लों में हम बात करें तो देसी गाय की नस्लों में जो सबसे लंबा जो दुग्धकाल था वो किसका था, गिर नस्ल का। ठीक है। तो ये तो बात किसकी होगी, मेहसाना नस्ल की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरती नस्ल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरती। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि सूरती नस्ल का उद्भव कहां से है, सूरत, वडोदरा, गुजरात। इसका क्या माना गया है, उत्पत्ति क्षेत्र माना गया है इस नस्ल का, सूरती नस्ल का। उपनाम में से क्या कहते हैं, उपनाम में से डेक्कानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, डेक्कानी नस्ल के नाम से जाना जाता है इसको, सूरती नस्ल को। बात करते हैं इसकी विशेषता की। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है, इसके जो सींग होते हैं सूरती नस्ल के कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं। कैसे होते हैं, हंसियाकार सींग होते हैं, हम कहें दांतली नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, दांतली नुमा इसके क्या होते हैं, सींग होते हैं। और ये भैंस की सबसे विनम्र नस्ल है। इसके अलावा हम कहेंगे भैंस की सबसे विनम्र नस्ल है। कौन सी नस्ल है, भैंस की सबसे विनम्र नस्ल। सूरती नस्ल की उत्पत्ति कहां से है, सूरत, वडोदरा, गुजरात से है। उपनाम में से डेकानी भी कहा जाता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषता है, इसके जो सींग होते हैं कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं, दांतलीनुमा होते हैं। ठीक है। भैंस की सबसे विनम्र नस्ल कौन सी आती है, सूरती आती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, नेक्स्ट आती है बदावरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बदावरी नस्ल। तो बदावरी नस्ल की जो उत्पत्ति है सबसे पहले वो देखते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से माना गया है बदावरी का, इसका जो उद्भव है वो कहां से माना गया है, यूपी। और यूपी में भी कहां पे, इटावा, इटावा यूपी। यानी कि इटावा यूपी से इसका उद्भव क्षेत्र माना गया है इसका बदावरी का। बदावरी को उपनाम में क्या कहते हैं, अभी उपनाम की हम बात करें, उपनाम में से घी का कटोरा भी कहते हैं। घी का कटोरा, घी का कटोरा किस लिए कहा जाता है उसकी हम बात करें, क्योंकि इसके दूध में जो वसा की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। हम यहाँ पर एक लगभग क्राइटेरिया की बात करेंगे कि किसी बुक के अंदर 11 लिखा हुआ है कि दूध में वसा का जो प्रतिशत होता है 11% होती है, किसी में 12 लिखी होती है, किसी में 14 है। तो यहाँ पर हम एक लगभग क्राइटेरिया लेंगे इसकी विशेषताओं में, किसकी घी का कटोरा, किसी दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण से क्या कहा जाता है, घी का कटोरा भी कहा जाता है। तो दूध में वसा की जो मात्रा होती है कितनी होती है, लगभग इसमें 12 से 14% दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी जो विशेषता है क्या क्या होती है। विशेषता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो देखते हैं, इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है बदावरी का, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसका जो रंग होता है कैसा होता है, तांबे कलर का होता है, कॉपर कलर होता है, तांबा कलर, क्या हम बोलेंगे, कॉपर कलर होता है। कैसा होता है, तांबा कलर या कॉपर कलर इसका क्या होता है, रंग होता है। इसके अलावा दूध में वसा की मात्रा, दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 12 से 14%। कितनी होती है,
दूध में जो वसा की जो मात्रा होती है, फैट जो परसेंटेज होता है सबसे अधिक होता है किसमें होता है, गोदावरी में होता है। कितना होता है, 12 से 14% क्या होता है, दूध में वसा की मात्रा होती है। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता थी, उद्भव स्थल था, उपनाम था, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन था, हमने आज भैंस की कुछ नस्लें ली कि भैंस की जो बेसिक जो नस्लें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिनमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं, तो उन नस्लों पर हमने आज डिस्कस किया है। और इसके अलावा भैंस से संबंधित सभी टर्मिनोलॉजी का आज हमने क्या किया है, डिस्कस किया है या अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।